अब ठीक है। चलो, एक ही स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है अभी। कल वाली क्लास से अटेंड कर ली थी आपने? नहीं की। तो कल हमने चैप्टर किया था सेवेंथ, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपको पता ही होगा क्या होता है। इन्वेंट्री जिसमें सारा स्टॉक इंक्लूड होता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो हमारा, चाहे कोई वर्क इन प्रोग्रेस हो, मतलब उसका काम चल रहा हो, या फिर वो बन के तैयार हो गया हो। वो क्या है सारा? इन्वेंट्री। आपके मुझे ये बताओ, आप ऑफलाइन क्लास लगा सकते हो? क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल्स में ऐसे बोली जाऊंगी, रट्टा मरवाई जाऊंगी, तो वो आपको भी समझ नहीं आएंगे। तो अगर आप लगा सकते हो तो कल से फिर मुझे बता दो क्या टाइमिंग आपको सूट बैठेगी, है ना? मैं सबको ग्रुप में वैसे मैसेज डालूंगी। तो 12 बजे से पहले पहले जो भी टाइमिंग आपको ठीक लगे आप मुझे बता देना उसमें से। क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स है, प्रैक्टिकल्स में ऐसे तो हो नहीं पाना। मैं 10 बजे तक क्लास लगती है। ये ऑनलाइन लगती है आपकी? ऑफलाइन? तो आप तो आते ही होगे फिर, है ना? यस मैम। ठीक है। मैं ना मैम से कंफर्म करती हूँ कितने स्टूडेंट्स और कितने स्टूडेंट्स आते हैं आपके बैच में। मैम सब अलग अलग बैच के हैं, बीकॉम बीसीए और बीबीए। कोई आइडिया नहीं है कि बीकॉम वाले कितने को थे? दो तो मेरे पास आए थे आज, दर्शन और ज्योति। मैम और दो तीन और भी हैं। बीकॉम के ना? हाँ जी। चलो फिर उनसे कल आज मैं देखती हूँ, मैम से डिस्कस करके फिर उनकी कल से क्लास स्टार्ट कर देंगे ऑफलाइन। ठीक है। ओके मैम। इन्वेंट्री के बारे में पता है आपको? यस मैम। मैम थोड़ा बहुत बस। प्लस टू में आपने वैसे कौन सी लिया हुआ था ना? मतलब कॉमर्स स्टूडेंट ही हो? यस मैम, मैम टैक्सेशन में थे हम। सॉरी। मैम विकेशनल के थे टैक्सेशन में। ठीक है। तो ये जो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में मैंने आपको बताया है, जो भी बिजनेस के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास उसका स्टॉक होता है, चाहे वो कोई रॉ मटेरियल हो, चाहे कोई वो वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब उसका काम चल रहा हो, या फिर कोई ये होता है जो तैयार होके चला जाता है, ठीक है, वो स्टॉक उसके पास पड़ा है, वो सारा क्या आता है? इन्वेंट्री में आता है। इसके मेन पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूंगी। आई थिंक बाकी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें नोट्स प्रोवाइड कर दो। वैसे तो बुक वाली लैंग्वेज भी काफी ठीक है, अच्छी है। वो मैं देख लूंगी कि अगर जरूरत है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बट मैं मोटा मोटा आपको जो चैप्टर में से है वो आपको बताती हूँ। ठीक है। फिनिश गुड्स तक पता चल गया कि जो भी हमारा स्टॉक होता है उसको इन्वेंट्री कहते हैं। एक होता है गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स ऑन कंसाइनमेंट क्या होता है? जो गुड्स हमारी किसी के पास पड़ी होती है सेल करने के लिए, किसी थर्ड पार्टी के पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने किसी डीलर को दी हुई है कोई गुड्स सेल करने के लिए, तो वो क्या है हमारी, ना तो वो सेल हुई है अभी, तो ना वो हमारे पास है, तो गुड्स वो क्या आएंगे? गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है। ये आगे जाके कई चैप्टर्स में आपको रिपीट होगा। देन उसके बाद है, मीनिंग में सारा यही है कि स्टॉक को कहते हैं, ठीक है। फाइनेंस मैनेजर होता है इन्वेंट्री जो काउंट करता है, रॉ मटेरियल की फॉर्म में देखता है, कंज्यूमेबल जो स्पेयर्स
जो स्पेयर भी पड़ा होता है उसको भी काउंट किया जाता है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको भी, फिनिश गुड्स है वो भी, और जो स्क्रैप में है वो भी, मतलब जो हमारा होल स्टॉक होता है। ठीक है। देन इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स। इसके थ्रू हम इनकम को डिटरमिन कर सकते हैं। अगर हमें पता होगा हमारे पास से क्या स्टॉक पड़ा है, कितना ओपनिंग में पड़ा है, कितना स्टॉक क्लोजिंग में पड़ा है, क्या कितना रॉ मटेरियल में पड़ा है, तो उससे हम अपनी इनकम को भी डिटरमिन कर सकते हैं। देन उसके बाद है फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम फाइनेंशियल पोजीशन को भी देख सकते हैं। अगर हमें पता चलेगा कि कितना स्टॉक हमारा सेल हो गया, कितना हमारा पड़ा है हमारे पास, तो ऑब्वियसली उससे हम पता चलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या हो रहा है, हमारी को फाइनेंशियल पोजीशन क्या जा रही है बिजनेस की। ठीक है। प्रिंसिपल्स है, कहता कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री इंक्लूड द कॉस्ट परचेज ऑफ द मटेरियल। जो भी मटेरियल परचेज करने पे कॉस्ट आती है वो भी इंक्लूड करता है। देन उसके बाद है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू में क्या है, एस्टिमेटेड प्राइस होता है फिनिश्ड गुड्स का, मतलब हमने जो उसमें से एक आइडिया दे देती है कि एस्टिमेट पे जाएंगी हमारी गुड्स। ठीक है। कई लोग होते हैं जैसे डिस्काउंट में मानते हैं, तो वो चीज सारा कुल मिला के हमें एस्टिमेटेड प्राइस पे रखते हैं उनको। देन उसके बाद डिडक्टिंग द कॉस्ट। प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेल में से जो हमारी कॉस्ट हुई है उसको माइनस करते हैं, देन हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट। देन उसके बाद है मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री। रिकॉर्ड इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के क्या मेथड्स हैं, पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड है, परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड है। रिकॉर्डिंग पीरियोडिक मेथड कौन सा है, पीरियोडिक मेथड होता था जो पहले यूज किया जाता था, मतलब जब कंप्यूटराइज जमाना नहीं था, तो डाटा को जो था, जो स्टॉक था उसको ना वो मैनुअली रखते थे, मतलब उसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत थी। तो ये मेनली किस चीज के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूज किया जाता था। ठीक है। देन उसके बाद तो इसका फॉर्मूला क्या दिया गया है, सीओजीएस निकालने का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स। जो हमारे पास आनी है वो क्या है, जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, जो हमने परचेज किया है, देन उसके बाद क्या हमारे पास क्लोजिंग, मतलब क्या बचा है हमारा, वो इनमें से लेस होके क्या आएगा, सीओजीएस आएगा हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स। देन उसके बाद है परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड, जो आजकल चलता है, जिसमें सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, वो कौन सा मेथड है, परपेचुअल मेथड। इसमें सारा स्टॉक सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है। जो आजकल जिसपे वर्क होता है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है, वो कौन सा मेथड है, परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड। ठीक है। देन इसका फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, जो हमारे पास पड़ा है स्टॉक या फिर जो हमने परचेज किया है उसमें से हम सीओजीएस माइनस कर देंगे, देन हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। डिफरेंसेस आप पढ़ लेना, इजी है इसके। देन उसके बाद इसके आते हैं मेथड्स। मेथड्स कौन कौन से हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, मतलब ये थ्योरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से इसके मेथड्स हैं। जो बट रियलिटी में यूज होती है वो कौन से मेथड है, तीन मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिफो, फिफो एंड वेटेड सॉरी वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है। देन उसके बाद पहले है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, कि द अंडर दिस मेथड एवरी आइटम इन योर इन्वेंटरी इज ट्रैक्ड फ्रॉम द टाइम इट इज स्टॉक्ड टू व्हेन इट इज सोल्ड। कि इसमें हर चीज इस मेथड में जो आइटम है हमारी वो ट्रैक की जाती है, जब तक स्टॉक से लेके जब तक वो सोल्ड नहीं हो जाती उसको ट्रैक किया जाता है, मतलब देखा जाता है उसको। ठीक है।
it is usually from the large item use it is usually used for large items that can be easily identified and have widely different features and costs associated with these features. क्या ये कहाँ पे यूज किया जाता है मोस्टली? कौन से उस पे यूज किया जाता है? जो लार्ज हैवी आइटम्स होती हैं उन पे ये मेथड अप्लाई किया जाता था, ठीक है। देन उसके बाद है मार्केट प्राइस। अंडर दिस कंसेप्ट मार्केट प्राइस or value is considered as the net realizable value, which is equal to the estimated selling price in ordinary course of business minus the cost of completion। जो भी हमारा सेलिंग प्राइस आया उसमें से क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन सारे माइनस करनी है, जितना कि अभी तक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारा खर्चा आया उसको माइनस करके हम मार्केट प्राइस निकालेंगे, ठीक है। देन उसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर दिस मेथड इन्वेंटरीज विल बी वैल्यूड ऑन द बेस्ड लास्ट परचेज कॉस्ट। किस पे वैल्यू की जाती है इस मेथड में? जो लास्ट हमने परचेज की है, ठीक है, स्टॉक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। देन उसके बाद है एवरेज वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में क्या होता है कि हम टोटल क्वांटिटी देखते हैं, टोटल आइटम्स देखते हैं, देन उसके बाद जो हमारा आता है देन उसी के हिसाब से हम आगे अपना रेट्स मान के चलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है बेस स्टॉक। द बेस स्टॉक मेथड इज वैल्यूएशन टेक्निक फॉर इन्वेंटरी एसेट्स। कहते हैं इन्वेंटरी जो एसेट्स हैं उनकी एक वैल्यूएशन टेक्निक है, ठीक है, वेयर द मिनिमम अमाउंट of every inventory need to maintain operations is recorded। इसकी असली कॉस्ट निकालने के लिए जो भी इन्वेंट्री की मिनिमम अमाउंट होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए। देन उसके बाद है इन्फ्लेटेड प्राइस। इन्फ्लेटेड प्राइस में क्या आएगा कि जो एक्चुअल कॉस्ट से हमारे हायर होते हैं प्राइस और वो क्या होते हैं इन्फ्लेटेड प्राइस। देन उसके बाद है लिफो मेथड। लिफो मेथड आपने पढ़ा होगा, उसमें भी +2 में +1 में पढ़ा होगा। जो लास्ट में आया है फर्स्ट उसको यूज करना हमने, ठीक है, कि हमारे पास जो लास्ट में स्टॉक आ रहा है पहले हमने उसपे उसको यूज कर लिया, तो जो एज इट इज हमारे पास पहला पड़ा है वो पड़ा रहा। फीफो मेथड में क्या होता है, जो फर्स्ट इन्वेंट्री हमारे पास आई है उसको ही फर्स्ट यूज करना है, ठीक है। देन हिफो में क्या है कि हिफो टेक्स व्यू दैट विल सेल योर मोस्ट एक्सपेंसिव गुड्स फर्स्ट। हिफो में क्या होता है कि जो हमारी मोस्ट एक्सपेंसिव गुड्स होती हैं, ठीक है, हम कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमने पहले उसको सेल करना है, ठीक है। देन उसके बाद है प्रोसेस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। प्रोसेस आपको पता ही है कि पहले हमारे पास रॉ मटेरियल आता है, गुड्स आती हैं, ठीक है, उसके बाद वो फैक्ट्री में जाती हैं, फैक्ट्री के द्वारा रिसीव की जाती हैं, देन उसके बाद स्टोर हाउस में जाती हैं, स्टोर हाउस के बाद वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाती हैं, स्टोर हाउस में हम स्टोर करके रखते हैं, देन उसको बाद हम जैसे भी हमें यूज होती नीड होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। देन उसके बाद हमारा फिनिश गुड बन जाती है, प्रोडक्ट बन जाते हैं, उसको फिर क्वालिटी टेस्ट के लिए भेजते हैं, क्वालिटी टेस्ट के बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर है? देन नेक्स्ट है फीफो मेथड, जहां से हमारा आज वाला टॉपिक स्टार्ट होना था। फीफो मेथड में क्या है कि the FIFO is based on the assumption that material which are purchased first we are issued first। कि जो हमने पहले परचेज किया है हम पहले उसी को यूज करेंगे, ठीक है। इशू ऑफ इन्वेंट्री आर प्राइस्ड इन ऑर्डर देयर परचेज। इन्वेंट्री इशू सेल्स आर प्राइस्ड ऑन द सेम बेसिस अंटिल नाउ। जैसे कि कोई फॉर एग्जाम्पल के लिए लगा लो, मैंने आज के डेट पे कोई माल परचेज किया है 17 रुपीज की कॉस्ट के साथ, ठीक है। देन कल मैंने फिर परचेज कर लिया 18 की पर कॉस्ट थी। तो इशू में मैं कोई परसों चीज इशू करूंगी तो भी मैं पहले किसी कौन सी डेट के अकॉर्डिंग करूंगी, जो मेरे पास पहले आया है 17 वाले की कॉस्ट से, ठीक है। मतलब फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा है उसी को फर्स्ट यूज करना है।
FIFO कंप्यूटेशन में आपको जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब समझ आएगा। देन एडवांटेजेस इसकी दी हुई है कि इसको समझना बहुत इजी है, ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड ट्रस्टेड है। देन इट फॉलोज द नेचुरल फ्लो ऑफ इन्वेंट्री as it makes bookkeeping easier with the less chance of mistake। वही है कि इसमें कि नेचुरल फ्लो को, कि मतलब वही है कि पहले जो हमारे पास आ रहा है ऑब्वियसली हम पहले वही यूज करेंगे, तो बुक कीपिंग क्या हो जाती है यहाँ पे हमारे लिए इजी हो जाती है, और जो हमारे मिस्टेक के चांसेस है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है देयर आर चांस ऑफ लेस वेस्ट, मतलब इसमें गुड्स के वेस्टेज नहीं होती, जैसे कि ये है कि पहले वाला माल पड़ा नहीं रहता, पहले हमने पहले को फिनिश करना है, देन उसके बाद अगले को जाना है, ठीक है। देन उसके बाद है there are chances of a higher profit as the goods bought later sold later are sold later, chance of profitability are more। जो हम गुड्स पहले इशू कर रही है, ठीक है, उसके बाद दूसरी चाहे वो हमें कम रेट पे आई है चाहे ज्यादा पे आई है, तो हमारे पास क्या है हायर प्रॉफिट की यहाँ पे चांसेस होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हार्डर टू मैनिपुलेट एज द मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट इन द कंपनीज अकाउंट। जो मार्केट प्राइस है वो रिफ्लेक्ट करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के में क्या था, मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता। देन उसके बाद इजी टू ऑपरेट as it provide the price of material do not fluctuate, कि प्राइसेस है जो वो स्टेबल रहते हैं, इजीली जो है फ्लक्चुएट नहीं होते, मतलब चेंज नहीं होते, ठीक है। हमें पता है कि पहला स्टॉक जितने पे आया है, तो अगर हम कोई इशू चेंज कर रहे हैं उस डेट के बिटवीन, तो हमने पहले उसी डेट पे करनी है इशू, ठीक है। रियलिस्टिक मेथड है बिकॉज इट टेक इनटू अकाउंट नॉर्मल प्रोसीजर है गुड्स इशू करने का, इन्वेंट्री इशू करने का, ठीक है। एज इट इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट पे जो हमने पहले खरीदा है उसी पे बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस, FIFO मेथड कैन रिजल्ट इन हायर इनकम, कितना इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि हमारी इनकम भी ज्यादा शो करता है फी, जब हमने पहले वो चीज उसी रेट पे इशू कर रहे हैं जिसपे हमने खरीदी है, ठीक है, उसके बाद वाला चाहे हमें हम ज्यादा में मिल रहा है, सॉरी कम में मिल रहा है, तो वो क्या करेगा हमारी इनकम को हायर दिखाएगा, ठीक है। तो उसके क्या होते हैं टैक्स भी, अगर इनकम बढ़ेगी तो हमें टैक्स भी ज्यादा पे करने पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज द गैप बिटवीन द कॉस्ट और प्रॉफिट में एक गैप बन जाता है। देन a company also need to be careful with the FIFO method in that it is not overstating profit, कि जब ये मेथड यूज करना है तो बड़ी केयरफुली से यूज करना पड़ता है, तो हमें देखना पड़ता है कि पीछे हमारी पहले स्टॉक की कितनी यूनिट्स पड़ी है, पहला स्टॉक तो नहीं पड़ा, तो अगर बाई चांस हमने लास्ट वाले पे जो हमारा लास्ट में या फिर आज की डेट में परचेज कर रहे हैं तो उस पे हम इशू कर देंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, अकाउंट्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद है व्हेन प्रोडक्ट कॉस्ट राइज these later number are used in the cost of good calculation instead of the actual cost। फॉर एग्जाम्पल कि हमने 17 रुपीज की जो चीज खरीदी है वो 17 की हमें आगे इशू ही करनी है, बट क्या पता उसका रेट ज्यादा हाई हो गया तो हम तो लॉस में जाएंगे, क्योंकि हमने तो उसी चीज पे इशू करनी है उसी रेट पे, ठीक है। प्राइस ऑफ इशू ऑफ मटेरियल में नॉट रिफ्लेक्ट करंट मार्केट प्राइस, हाँ वही चीज है कि जो करंट मार्केट प्राइस है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता, हमने जो अपना सेलिंग प्राइस लिया है उसी पे इशू करनी है, ठीक है। देन उसके बाद है कंपैरिजन बिटवीन द जॉब एक्सिक्यूटेड बाय द फर्म बिकम समटाइम डिफिकल्ट, कि जैसे अकाउंट्स में अगर कंपेयर करना है तो वो एक थोड़ा डिफिकल्ट टास्क बन जाता है, ठीक है। सूटेबल मेथड कहाँ कहाँ पे सूटेबल है, जहाँ पे प्राइसेस फॉल हो रहे हैं, ठीक है, when the size of purchase is large but not much frequent,
कि जहाँ पे हम ज्यादा खरीद रहे हैं स्टॉक, ठीक है, वहां पे moderate of price of the material and easy comparison between the different shops and other conditions. प्राइसेस में जहाँ पे फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है, कंपेयर इसी कर सकते हैं हम। देन उसके बाद हमें एग्जांपल दी गई है। परचेज 20 यूनिट्स 150 ईच। यूनिट्स उसने 20 परचेज की। आपको परफॉर्मा पता होना चाहिए, स्टोर लेजर का परफॉर्मा क्या है। 3 कॉलम बनती है, 3 कॉलम्स में तीनों अलग अलग उसके आगे कॉलम्स बनती हैं। जैसे फर्स्ट हो गया एक्सेप्टेंस, मतलब हम क्या परचेज कर रहे हैं। देन डिस्पैच, डिस्पैच में हम क्या इशू कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद है बैलेंस, बैलेंस हमारा क्या बचा है, ठीक है। डेट का भी एक मैंडेटरी होता है कि डेट भी अपने साथ में मेंशन करनी है, तभी आपको अपनी आपकी इश्यूज रेट पता चलेंगे कि कौन कौन से प्राइसेस रेट्स पे वो इशू हुई है। फर्स्ट आते हैं क्वांटिटी, देन उसके बाद है यूनिट, यूनिट कॉस्ट कितनी है हमारी, उसके बाद है प्राइस। प्राइस क्या होता है, क्वांटिटी और यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके हमारा प्राइस आता है, मतलब वैल्यू आती है। एक्सेप्टेंस में हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास स्टॉक पड़ा है वो भी लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक जिसको हम बोलेंगे। देन उसके बाद जो हम परचेज कर रहे हैं वो सारी चीजें किस पे आएंगी, एक्सेप्टेंस पे। तो हमें फर्स्ट जैन की फर्स्ट की दी गई है, फर्स्ट जैन लगा लो सही। फर्स्ट जैन की हमें एंट्री दी गई है, परचेज 20 यूनिट्स ₹150 ईच। यूनिट्स क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 20, यूनिट्स कितनी हम कितने पर रुपीज से हमने खरीदी है 150 ईच। 20 इंटू 150 3000, 3000 हमारे पास वैल्यू आ गई। देन उसके बाद फिर परचेज की एंट्री है, 7 को हमने फिर परचेज की है, 30 यूनिट्स परचेज की है एट द रुपीज ऑफ 200 ईच। 30 क्वांटिटी है हमारी, 200 हमारा प्राइस है, 30 इंटू 200 6000, 6000 हमारी वैल्यू आ गई। देन उसके बाद है इशूड 40 यूनिट्स, कौन सी डेट को, 8 को। एक जो 40 यूनिट्स है वो हमने इशू की है। अब यहाँ पे ध्यान देना, 8 को हमने इशू की है 40, बट हमारे पास फर्स्ट डेट पे कितनी थी 20। तो 20 ये हमारा, हमें इधर बैलेंस भी क्लियर करना है। 40 में से 20 यूनिट्स तो हम पहले वाली रेट पे लेंगे 150 के हिसाब से। देन नेक्स्ट 20 हम किस रेट पे लेंगे, जो हमारी नेक्स्ट 7 की वैल्यू है। 30 थी ना हमारे पास यहाँ पे वैल्यू, 20 हम इसमें से लेंगे, वो किस हिसाब से है, 200 के हिसाब से। देन 40 में से 20 हमने 150 के हिसाब से ली, और 20 हमने किस हिसाब से ली, 200 के। देन 3 एंड 4 टोटल हमने 7000 की इशू की है। क्लियर। देन हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस क्या बचा, 30 थी हमारी, उसमें से हमने 20 लेस कर दी, देन 10 यूनिट्स हमारे पास लेफ्ट बची है। जिस रेट के साथ जाएगा हमारा 200 के हिसाब से। देन उसके बाद 2000। नेक्स्ट फिर है 15 को उसने परचेज किए हैं 40 यूनिट्स एट द रुपीज 250 ईच। फिर परचेज वाली एक्सेप्टेंस में जाएगी, 40 इंटू 250 इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। 10 हमारी पहले थी, बैलेंस में अब 10 भी साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। 10 हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस था। देन उसके बाद हमारे हमने 40 और परचेज कर लिए, किस हिसाब से, 250 के हिसाब से। क्लियर। तो हमारा टोटल बैलेंस कितना हो गया, 12,000। देन उसके बाद है 15, 20 को हमने 30 यूनिट्स फिर इशू की है। अब 10 हमारे पास रिमेनिंग पहले वाली पड़ी है, सेवेंथ सेवेंथ वाली, ठीक है, 7 तारीख वाली हमारे पास पड़ी है। 10 हम उसमें से लेंगे,
वो किस रेट से है, 200 पर ईच के हिसाब से। देन 2000 आ गया। देन 20 हम किस में से लेंगे, ये जो हमारे पास 40 है वो किसके हिसाब से, 250 के हिसाब से। 20 इंटू 250, 5000। क्लियर। इसके बाद हमारा बैलेंस कितना बचा, 20 हमारे पास रिमेनिंग बची है किस हिसाब से, 250 के हिसाब से। देन उसके बाद है 24 को उसने फिर परचेज की है, 20 यूनिट्स परचेज की है 300 के 300 के हिसाब से। 20 इंटू 300, 6000। 20 हमारे पास पहले पड़ी थी 250 के हिसाब से। दोनों का टोटल क्या आया, 11,000। देन ये 11,000 क्या आया, हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया। ठीक है। ये जो हमारा आएगा ये आएगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कि गुड्स सोल्ड करने पे हमारी क्या कॉस्ट आ रही है, वो कितनी आ रही है, टोटल हमने कितनी इशू की है, 14,000। क्लियर है इतना। हाँ जी लक्ष्मी, क्लियर है, यस मैम। समझ आ गया। हाँ जी। देन उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट एग्जांपल लिए, ओपनिंग स्टॉक। कर लोगे फिर एग्जांपल नेक्स्ट। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास मतलब कि पड़ा है, ये स्टॉक हमारे पास पड़ा है, कितना पड़ा है, 1000 यूनिट्स, सॉरी 100 यूनिट्स पड़ी है हमारे पास 1.75 रुपीज के हिसाब से। ठीक है। वो जाएगा बैलेंस में, चाहे आप परचेज में भी लिख सकते हो, डेट पाके वो कोई इशू नहीं है। बट हमारा बैलेंस पहले ही पड़ा है तो हम बैलेंस में लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने 150 पर यूनिट्स है जो परचेज की है 1.50 के हिसाब से। देन हमारा बैलेंस कितना हो गया, 170, ये वाला हो गया। देन उसके बाद 225 हमारा 150 यूनिट्स वाला हो गया। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं उसने इशू की है बुक्स, उसके बाद में परचेज किए हैं 12/3 को उसने फिर परचेज किए हैं 300 यूनिट्स 160 के हिसाब से। हाँ उसने 12 तारीख को उसने परचेज की है, बट उसके इन बिटवीन 8 तारीख को उसने इशू भी की है। हमें ये डेट्स का ध्यान रखना है। जैसे 12 से पहले उसने इशू कर दिया तो हमारी इशू वाली एंट्री उस अकॉर्डिंग आएगी। इशू उसने कितनी की है, 200 यूनिट्स उसने इशू की है। 100 तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में पड़ी थी 1.70 के हिसाब से, उसमें से हमने लेस करवा दी। ठीक है। देन 100 हम दूसरे वाले से लेंगे 150 जिसके पास थी। 150 के पर रेट क्या था, 1.5, उसके हिसाब से लिए 150। रिमेनिंग हमारे पास बैलेंस क्या बचा, 50 यूनिट्स बची, किसके प्राइस वाली, 1.5 वाली। देन बैलेंस हमारा आया 75। ठीक है। उसके बाद उसने 300 फिर परचेज की है 1.60 के हिसाब से 12 तारीख को। देन बैलेंस अमाउंट कितनी आई हमारी, 480। ठीक है। 50 पहले वाली पड़ी है, 300 उसने और परचेज की है 12 तारीख को। देन हमारा बैलेंस इन दोनों दोनों का टोटल। उसके बाद है 18 तारीख को उसने फिर इशू की है, कितनी यूनिट्स इशू की है, 250। 250 अब कैसे आएगी, 50 जो हमारे पास रिमेनिंग पड़ी है 1.5 के हिसाब से। देन नेक्स्ट है 200, 200 किसमें से लेगा, 1.6 वाले के हिसाब से। देन रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया, इसके पास 300 थी, देन 100 यूनिट्स बच गया हमारे पास, ये हमारा आ गया क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर। फिर मेथड क्लियर हो गया। यस मैम। देन उसके बाद है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब हमारा जो लास्ट में आया है हमने पहले उसे ही निकालना है। इसकी एडवांटेजेस दी है, कंपटीशन दी है, वो हम करेंगे प्रैक्टिकल में। देन उसके बाद एडवांटेजेस दी है। एडवांटेजेस क्या आएंगे, टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, कैश फ्लो में इंप्रूवमेंट मिल सकती है। ठीक है।
जो रिसेंट कॉस्ट है वो मैच करेगी करंट रेवेन्यू से, जो हमारे खर्चे हो रहे हैं, जो रिसेंट कॉस्ट आ रही है हमारी उसके साथ मैच करेगी, ठीक है। देन उसके बाद है मिनिमाइज रिटर्न डाउन टू द मार्केट। जो भी हमारे डाउन आ रही हैं उनको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। फिजिकल फ्लो ऑफ इन्वेंट्री, फिजिकल फ्लो होता है इन्वेंट्री का। देन डिसएडवांटेजेस क्या आएंगी? रिड्यूस अर्निंग इन द इन्वेंट्री टाइम, अंडरस्टेट अंडरस्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, प्रॉब्लम ऑफ लिफो लिक्विडेशन, मैनिपुलेशन ऑफ इनकम। कि जो हमारा पहले वाला स्टॉक है वो ऐसे कैसे पड़ा पड़ा रह जाएगा, ठीक है। जो अंडरस्टेटमेंट है इन्वेंट्री की उस पर भी दिक्कत आएगी, लिफो लिक्विडेशन में प्रॉब्लम आएगी। सिंपल है ये भी। जैसे हमने पहले वहां पे जो हमारे पास रिमेनिंग पड़ी है हमने उसको यूज किया है, इसमें क्या है जो हमारे पास लास्ट में आ रही है, जैसे कि इन्होंने बताया है कि ऊपर इनके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, वो बैलेंस में चला गया। देन उसके बाद परचेज किया 150 की, 1.5 के हिसाब से वैल्यू आई है हमारी 225, ठीक है। टोटल हमारा कितना हो गया? 150 और 250, ठीक है। तो एक 100 यूनिट से हमारे पास 175 के हिसाब से। देन आगे हमने इशू की है जो 200, वो हम किस में से लेंगे? जो हमारी 150 पड़ी है उनमें से सारी ले लेंगे, ठीक है, 1.5 के हिसाब से। देन उसके बाद हमारी बची है 50 हमने इशू की है। 50 हम किस में से इशू करेंगे? जो हमारे पास ऊपर रिमेनिंग पड़ा है, हम उसको ऊपर वाले को बाद में, जो हमारे पास पहले पड़ा है हम उसको बाद में यूज करेंगे अगर हमारी यूनिट्स कम पड़ रही है, ठीक है। देन हमारे पास बैलेंस बैलेंस क्या बचा है? 50। 50 किसके हिसाब से बचा है? अब 50 की क्या कॉस्ट आएगी? 1.5 तो आएगी नहीं। कौन सी कॉस्ट है 50 की? जो हमने जिसमें से लास्ट वाले इशू की है 1.75, वो इसका आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद हमने फिर 300 परचेज की है 160 के हिसाब से। देन टोटल बैलेंस 50 हमारे पास ये वाली पड़ी है, 300 हमारे पास अब जो हमने परचेज की है वो पड़ी है। देन टोटल बैलेंस इज दिस। नेक्स्ट हमने फिर इशू की है 250। 250 अब हम किस में से आएंगे? जो हमारे पास लास्ट 300 हमने परचेज की है, 300 हमने किस पे हाफ पे परचेज की है, किस रेट पे परचेज की है? 1.60 के हिसाब से। 1.60 के हिसाब से परचेज करके हमारे पास कितना आया? 400। देन उसके बाद हमारे पास बची कितनी है? 50 तो हमारी पहले वाली पड़ी है जो हमने अभी नहीं यूज की। देन उसके बाद 50 हमारे वो 300 वाले में से बच गई। देन हमारे पास बैलेंस कितना आया? 80। तो इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा इसका क्लोजिंग स्टॉक? क्लियर है? कल आपने फर्स्ट सॉल्व करके आना है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी लक्ष्मी, हो जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट 5 तो इसकी चलो वही थ्योरी है सारी, और 6 है जो उसमें अपने फीफो मेथड से यूज करने हैं। तो इसको करके आना है आपने सॉल्व, ठीक है। कल